सी इंजीनियरिंग मैंने करी जरूर है, लेकिन जो पूरी की पूरी सिलेबस डिफाइंड है सिविल सर्विसेज की, बीट यूपीएससी बीट जेपीएससी, आपको कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा। आपकी जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी वो है जो आप 12 तक पढ़ते हो ऑलरेडी। जो आप एनसीईआरटी की भी जो बुक पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, बट आप उस माइंडसेट से नहीं पढ़ते। बट ठीक है, अभी का मसल मेमोरी बेटर होता है, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना। डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, वो आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में और आपके करंट अफेयर्स में। वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आपको एडिशनल मेहनत लगेगी। इकोनॉमिक्स में भी आपको मैं कह सकता हूँ, बट वही है कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो आपको डेली बेसिस पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो आपके जो उसका फाइनेंस का जो सेक्शन है, इकोनॉमी का जो सेक्शन है, उसमें बहुत सारे ऐसे, उसके लिए आपको बुक लेने की शायद जरूरत ना पड़े। आपके जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, अगर आप उसको पूरी न्यूज को ही पढ़ लोगे ना, हर दिन अगर पढ़ते चलोगे, तो आपको कुछ नया नया कॉन्सेप्ट मिलते चले जाएगा। एंड यू विल सी कि बीट यूपीएससी और जेपीएससी को क्वेश्चन ही वैसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स में बेसिक होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इस केस में तो प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ नया पढ़ने को था, स्टैटिक वही है जो ऑलरेडी आप 12 तक पढ़ते ही आते। तो ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट है, जैसे मुझे इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में और करंट अफेयर्स में, तो मेरे लिए न्यूज़पेपर और एक अगर कोई भी पब्लिकेशन का अगर करंट अफेयर्स मैंने ले लिया तो दैट वाज सरप्राइज। विजन आईएएस मैंने लिया, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाते हैं, एनालिसिस पावर थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखिए यूपीएससी में बहुत हेल्पफुल होता है आपके आंसर्स पे। जब आप इसके आंसर्स भी लिखोगे, जेपीएससी में आंसर्स लिखोगे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मायने रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी प्राइसेस का ही क्वेश्चन इस बार जेपीएससी में आया था, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, उसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी डाला था, वन ऑफ द आंसर्स। बिकॉज अगर आपको किसी सेक्शन में अगर ये लिखना है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हिच आर देयर इन एनर्जी क्राइसिस, के लिए क्या कर रहा है इंडिया या झारखंड, क्या कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बाहर जाकर के बहुत सारे एग्रीमेंट्स करती है। ठीक है, तो अगर आपने वो डायमेंशन डाल दिया, तो जितने डायमेंशन आप अपने आंसर में खोलोगे, एंड वो डायमेंशन होंगे इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से, तो आपको ये देखना है कि जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के 3 डायमेंशन बनते हैं, एशियन हिस्ट्री बनता है, आपका आंसर भी ऐसे ही बनना चाहिए। अगर एशियन हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप कह रहे हो, तो एशियन के भी एशियन का बन गया, आपका हड़प्पन डालना है हड़प्पन डाल लो, मॉडर्न टाइम में अगर कुछ डाल रहा है तो वैसा डालो। जैसे मान लो कॉइन्स का क्वेश्चन आया था पिछले आई थिंक लास्ट जेपीएससी या उसके लास्ट जेपीएससी में, कॉइन्स का क्वेश्चन है, अगर आपसे स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है तो आप उसमें बहुत सारे फ्रेजेस डाल सकते हो। तो क्या होगा, आपके जितने डायमेंशन आपने कवर किए एग्जाम में आंसर में, उतने ज्यादा बेटर वे में आपको समझ, एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि इसने अच्छा खासा उसको ओवरऑल एड्रेस कर दिया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जरूरी है और मुझे लगता है वो डालना चाहिए। सर, जैसे कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे थे, तो आप ये 150 वर्ड में लिखा था, देखा था जी। क्वेश्चन, यहाँ पे 700-800 वर्ड में लिखना पड़ता है, तो कैसे जो डेवलप किया? सो बेसिकली दोनों के आंसर राइटिंग में अप्रोच में डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट में तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से मेंटेन कर आपको करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों के आंसर राइटिंग में डिफरेंस है। अब वहाँ पर क्या है कि मैं आपको अगर मैं कहूँ 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेजेस में लिखना है, तो उसकी स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूपीएससी के क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ उसके क्रक्स को ही पहले ही इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर देना है। अगर आप, और आजकल तो वैसे भी पैराफ्रेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंगल तो है 3-4 लाइनों में क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन का जो कोर है उसको समझना है। इंट्रोडक्शन में शुरुआत से ही शुरू कर देना है कि ये कौन, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको चमक जाएगा जो एग्जामिनर है कि इसको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसने इंट्रोडक्शन से ही शुरू कर दिया उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद अपनी बॉडी आप प्रिपेयर करो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। वहां पर तो ऐसा होता है, यहाँ पर अगर यही सेम चीज क्वेश्चन पूछी जाए तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है उसको एड्रेस करने का, तो आप बहुत सारे डायमेंशंस खोल सकते हो। इंट्रोडक्शन में कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो गया, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में हो गया, तो जैसे भाई इंटरनेशनल आप कह रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हेल्प करता है, एनर्जी क्राइसिस में इंटरनेशनल रिलेशन तो आ रहा है ना, वहां से तो आ ही रहा है। तो पेपर में तो आप पेपर कुछ भी पढ़ोगे आप पेपर में, अगर आपने उस मसल मेमोरी को बना लिया कि कैसे पढ़ोगे आप, जो भी उसको आप यूज करना चाहते हैं, पढ़ तो बहुत पूछ सकते हैं हम लोग, लेकिन कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो बताओ नेक्स्ट स्पेसिफिक टू जेपीएससी डिपेंड्स। मैंने तो बुलेट पॉइंट्स में आंसर अपने लिखे, जहां जैसे बेसिकली क्या है ना कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का डिमांड कैसा है, जहां पे आपको ये लग रहा है कि सी बेस्ट थिंग ये होता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए तो आप पैराग्राफ लिखो, ऐसा नहीं नंबर कर रहे हैं।
लेकिन जहां बुलेट्स लिखना है, अगर आप कंफर्टेबल हो बुलेट्स में लिखने के लिए तो आप बुलेट्स में लिखो। मैं बुलेट्स में लिखता था क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, डायरेक्टली मुझे याद है, तो मैं कंटेंट लिखना अपना शुरू कर दिया। मैंने उसको एड्रेस किया पैराग्राफ और उसका मिक्स कह लो एक तरह से। मान लो कुछ मुझे किसी सेक्शन को एड्रेस करना है तो 3-4 लाइनें मैंने पैराग्राफ में लिखी, एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एज फॉलोज। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने बुलेट्स लिखी। हाँ, मिक्स आराम से लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बहुत लोग लिखते हैं, उन्होंने निकाला नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, मिक्स मैंने मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरव्यू जो था मेरा वो शेड्यूल था, मतलब याद नहीं है डेट मुझे एग्जैक्टली, बट हाँ, मेरा जो बोर्ड था वो बहुत कॉर्डियल बोर्ड था, जिन्होंने अच्छे से मेरी सारी बातें सुनी, और उनके उनके क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं हर तरीके के। तो मेरा जो इंटरव्यू के, मैं ओवरऑल बता देता हूँ किन किन टॉपिक्स को टच किया गया था। वो ये था, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, उससे क्वेश्चंस थे। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो अपने पूरे के पूरे जो बैकग्राउंड है या जो करिकुलम बताइए है, जो आप बोलोगे उसके लिए आप तैयार रहोगे। एक तो हो गया कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो होते ही हैं, कि आप कहाँ से हो और आप अभी क्या कर रहे हो और अपने अपने एजुकेशन क्या किया, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करना मैंने भी किया था। तो उनका क्वेश्चन धनबाद से था, धनबाद से रिलेटेड उनके झरिया फायर से क्वेश्चन था, लैंड डिग्रेडेशन से क्वेश्चन था, लैंड सेटलमेंट से क्वेश्चन था, रिहैबिलिटेशन से क्वेश्चन था कि झरिया फायर हो रहा है तो जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए क्या करें, झारखंड सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो झरिया से ये क्वेश्चन, धनबाद से ये क्वेश्चन थे कोल फायर के। उसके बाद एक वन ऑफ द क्वेश्चन ये था कि अगर हम आसपास की जगह में जाएं अगर आपके साथ घूमने के लिए, तो आप 3 प्रमुख जगह कहाँ बताओगे हमें घूमने के लिए। तो वो एक क्वेश्चन था धनबाद से। उसके अलावा धनबाद के अपार्ट मेरे जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन था, कंपनी से रिलेटेड थी, एक ब्रांड को कैसे ट्रस्ट और ब्रांड के बीच का रिलेशन होता है, और उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन उसके ऊपर थे। उसके बाद क्योंकि मैंने पुलिस सेवा चयन किया था, तो आई गेस कि उन्होंने उस हिसाब से मुझसे साइबर क्राइम पे क्वेश्चन पूछा था, डार्क वेब, डार्क नेट, इन सब ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे वहां से। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस थे इनकाउंटर से रिलेटेड एंड ऑल, वो भी थे उसमें से। तो ओवरऑल तो यही था, और अच्छे से राउंड बाय राउंड सारे के सारे मेंबर्स ने मुझसे सवाल पूछे। क्या कह रहे हो? अच्छा, सिचुएशन क्वेश्चन। सो बेसिकली सिचुएशनल क्वेश्चन को हैंडल करने का जो सबसे बेटर थंब रूल है वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है और जो बाईलॉज कहते हैं, वो अगर आपको पता है तो आपको उस हिसाब से उन लाइंस पे ही चलना है। हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा ग्रिलिंग करके आपसे कुछ, फॉर एग्जांपल अब एक काउंटर की क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें था कि वेदर यू विल डू और नॉट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक काउंटर है ना, फेक एनकाउंटर। तो वो डिफरेंस अगर आपको पता है तो वो आप उसको फिर अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लाइंस में आपको रह के चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, स्टेट को क्या पावर दी गई है, थोड़ा बहुत इसका आइडिया है तो आप आराम से टैकल कर सकते हो। हाँ, पूछिए। टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉब के साथ जितने जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं उनके लिए तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम ही कम है। तो 10 to 6 मेरी जॉब रहती थी। तो वीकडेज के लिए तो मैंने प्लान अपना बहुत बना रखा था कि आराम 10 बजे मुझे जाना होता था, 5 बजे उठ करके 5-4 घंटे निकाल लिए। अब उसमें अपना हेल्थ का योगा वगैरह भी हो गया, अगर आपको वॉक करना था। मैं वैसे ये करता था, नॉर्मल वॉक करता था, ब्रिस्क वॉकिंग करता था, थोड़ा वो हो गया। उसके बाद 4 घंटे मैंने निकाले स्टडीज के लिए। अब उस स्टडीज में भी जो 4 घंटे हैं उसके लिए भी स्प्लिट होगा कि क्योंकि आप फ्रेश है, माइंड एकदम फ्रेश है, तो आप उसमें जो न्यूअर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो आप उसको उसी समय के समय 2 घंटे के अंदर अंदर वो निपटा लो। चाहे वो अब जिस भी टॉपिक को आपने डिसाइड कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता, मुगल अंपायर समझ में नहीं आ रहा, आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उनको निपटाओ पहले। तो क्योंकि उस समय आपको ज्यादा आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो वो हो गया। उसके बाद आप रिवीजन का टाइम रख लो 2 घंटे। वैसे मैं करता था, रिवीजन कर लिया, कोई भी टॉपिक वो भी डिफाइंड है। हिस्ट्री मैंने सुबह अगर किया हो तो मैं हिस्ट्री का रिवीजन नहीं करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा तो ज्योग्राफी का रिवीजन करूंगा, सो दैट की मोनोटोनी टूट जाए, क्योंकि बोर हो जाते हैं बहुत बार पढ़ाई करते करते। तो ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद ऑफिस से जब आया शाम में तो उसके बाद मैंने क्योंकि अब थक चुके हैं तो
एप्टीट्यूड लगा लिया, फॉर एग्जांपल जो आपकी क्या बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो लगा लिया, तो क्या होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लगाते हो आते के साथ, तो आपका माइंड फिर वर्क करना शुरू कर जाता है उस डायरेक्शन में। और आप ऑब्जेक्टिव में ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 बना लोगे, बनाओगे 40-50 ही। और जो भी आपने गलतियां की होंगी उसको फाइंड आउट करने के लिए ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग, तो एक्टिव हो गया अब आपका ब्रेन। अब आपको अगर मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है तो वो आराम से एक क्वेश्चन तो लगा ही लेना। एंड देन अगेन अब आपको फिर वही स्प्लिट है कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर ऐसा लग रहा है कि जो छूट रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, उसको करो। नोट्स बनाने का रखो, तो नोट्स बनाने का वही शाम में होता था, शाम में अपना टॉपिक जो भी छूट गया उसका नोट्स बनाया। एंड देन माय डे इज डन फॉर द वीकडेज। वीकेंड्स के लिए फिर वही सेम सेम रूटीन पैटर्न फॉलो किया, बट वीकडेज वीकेंड में मेरे पास टाइम रहता था तो किसी भी पूरे सब्जेक्ट को पार्टली डिवाइड कर लिया कि अगर मुझे पॉलिटी का ही रिवीजन करना है तो उसको मैंने 6-8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि आज के दिन में 3 सब्जेक्ट में उठाऊंगा और 3 के रिवीजन करूंगा विथ न्यू कॉन्सेप्ट अगर करने हुए तो। वैसे ही सेक्शन वाइज मैंने बांट दिया और उसको मैंने उसी दिन उसको अगले दिन मैंने ट्रांसफर होने दिया, चाहे जो उसके लिए जो भी करना पड़ता है, तो ये करता था। तो ये था यार टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेंस का आंसर राइटिंग तो करंट का ऑडिट करंट का भाई तो उसको जोड़ने का भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आप किसी भी करंट के टॉपिक को पढ़ो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं कहूँ कि डॉलर का भी न्यूज चल रहा है कि डॉलर इज गेटिंग अप एंड डाउन, तो उसकी अब आप ये सोचो कि उस टॉपिक पे अगर आपने कुछ सोचा तो आप ये सोचोगे कि अब ये डॉलर का जो अप एंड डाउन है वो किसको किसको इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप अपने अब आप अपना सिलेबस अगर आपने रट के बैठे हो, सिलेबस आपको पूरा याद है कि कहाँ क्या पूछा सिलेबस में है, तो आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स के सेक्शन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब उससे करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में दे रखी है। बस यू हैव टू spot the current affairs and have to link to the syllabus। तो वैसे जब आपने ये कर लिया ना, तो अब आपको जब भी आंसर राइटिंग आप करोगे और क्वेश्चन अगर भिड़ गया उसके ऊपर इकोनॉमिक्स से, तो आप ये पॉइंट जरूर डालो क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कर रखा है और मसल मेमोरी हमेशा बिल्ड हो जाती है ऐसे करना। थैंक यू मैम। तो आपके 3 क्वेश्चन है बेसिकली। पहला डिस्ट्रैक्शन है, सेकंड है स्ट्रीम, 2 ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन की बात है, वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो डिस्ट्रैक्शन भी है, मोटिवेशन, दोनों को मैं क्लब कर लेता हूँ साथ में ही। तो देखिए इस सर्विस में आने के लिए जो आपका गोल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि सब कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो अगर आपका गोल क्लियर है तो इन स्पाइट ऑफ योर डिफीट्स या फेलियर जो भी होंगे, यू विल बी अलाइंड टू दैट गोल कि मुझे वो अचीव करना है। आई एम द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। बहुत सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं, पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू में भी नहीं हुआ, बट ठीक है वहां से मैं बोल सकता था आई वांट टू क्विट, बट ठीक है वो फीलिंग्स आती हैं जरूर, लेकिन आपको फिर से 4-5-6 दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद आपको फिर से आना है वापस। और उसके बाद देखो कि वेदर हैव यू, तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए उसके लिए कि हैव यू हैव गिवन योर 100% इन दैट। क्या आपने जब देखिए क्या होता है एग्जाम देके जब हम आते हैं तो हमेशा हमारा रहता है कि हमने तो सबसे बेस्ट ही लिखा होगा, रैंक 1 तो हमारा ही आ रहा होगा, सबको रहता है वैसे। तो क्या होता है उस समय हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं अपने आंसर्स को। जब जब आपके पास टाइम हो जाए, जब खाली आ जाओ, तो आप देखो कि आपने क्या उस क्वेश्चन को एड्रेस किया था। एवरी एस्पिरेंट नोस कि कितना उसने ढंग से एड्रेस किया था। तो अगर आपको पता है कि आपने उस क्वेश्चन को उतना तरीके से नहीं एड्रेस किया होगा, तो व्हाट इज योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज टू कैसे उस आंसर को हम बनाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो पक्का ही से बना लेना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का, हाँ मैं आ रहा था डिस्ट्रैक्शन, सॉरी मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो गया उस पर। डिस्ट्रैक्शन पे रहा था। हाँ, तो सोशल मीडिया का मैंने यूज किया है, मैं उससे कोई कट ऑफ नहीं रहा हूँ। सोशल मीडिया मैंने इससे यूट्यूब इज द प्राइम मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, जो मैं मानता हूँ वहाँ पे अच्छे आपको कंटेंट भी मिलते हैं। और यू अब आपको डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज द रेलेवेंट
थिंग्स, व्हाट इज द रेलेवेंट म्यूजिक एंड व्हाट इज द अननेसेसरी नॉइज। ठीक है ना, तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो जब भी सोशल मीडिया आप देखो तो बहुत सारा फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको वही देखना है जो आपके लिए है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए तो वो पार्ट ही अलग है। मान लो आधा घंटे एक घंटा मैंने रखा है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, या मैं कोई सीरीज देख रहा हूँ, तो दैट इज अ अलग थिंग, मैं देख सकता हूँ। बट अगर मैं किसी ऐसे डिबेट में चला गया हूँ जिसका कोई डिस्कर्ष नहीं, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे सरकार के भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ आपको इन्फॉर्मेटिव, किसान से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यू हैव संसद टीवी वगैरह है, तो इन सब पे आपको बहुत अच्छा डिबेट मिलेगा। तो आप उन सब की आदत डालो। आदत हमने डाल रखी है रील स्क्रॉल करने की, अगर हम उस पे आदत अगर डाल दें कि हम इनके रील स्क्रॉल करें, जो अच्छे टॉपर्स हैं उनका क्या रहा, ब्यूरोक्रेट्स ने क्या पॉडकास्ट में बोला, ये सब अगर हम देखें तो आपको वो ज्यादा हेल्प करेगा रादर देन डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन आपको अपनी लिमिट डिफाइन कर लेनी है कि आपको कब वो सोशल मीडिया यूज करना है और कैसे यूज करना है। मोटिवेशन मैंने आपको बता दिया, मोटिवेशन योर गोल शुड बी क्लियर। और गोल के लिए आपका ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको किस लिए वो सर्विस चाहिए। अगर आपको पता है वो चीज, तो हमेशा जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो अपने आप को तुरंत पे खींचोगे एक साथ, और फिर आप शट बाकी नॉइज को बंद करोगे और फिर जो सूदिंग म्यूजिक हो उसी को सुनोगे आप। थर्डली, मीडियम पे पता ही, मतलब आई कांट कमेंट ऑन दैट क्योंकि आई हैव नॉट बीन इनटू हिंदी मीडियम। ट्रेंड सेट ठीक है, अब पता नहीं जो भी ट्रेंड सेटर्स कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही डिवीजन है। हिंदी मीडियम में भी अच्छे रिजल्ट है, बीट यूपीएससी और जेपीएससी। तो मुझे लगता है आप अपने मीडियम में बेस्ट कैसे लिख सकते हैं, आप वो देखिए। कि अगर आप ये देख लो ना ऐसे करके कि अगर इंग्लिश मीडियम को आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा कुछ लिख रहे होंगे। आप देखोगे अगर आपको हिंदी मीडियम में लिख पा रहे हो, डायग्राम्स यूज करो, डेटा यूज करो, हिंदी में भी वो यूज किया जा सकता है सेम टू सेम। तो मुझे लगता है वैसे आप उस चीज को अप्रोच करो और उनके अच्छाइयों को अपने में आप कैप्चर करो। टॉपर्स के आंसर देखो, उस नोट्स देखो अगर मिलते हैं तो, और उसको लाओ अपने। मैंने अपने आंसर्स में बहुत डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा अच्छा खासा यूज किया है, तो आई विल नॉट शाई अबाउट दैट। कोई और एग्जाम से पहले रिवीजन, रिवीजन स्ट्रैटेजी देखिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी एग्जाम के पहले नहीं होती है। आप वही जब आप नोट्स बनाओगे ना, स्ट्रैटेजी उसी दिन से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब आपने अपने नोट्स बना लिए, ठीक, वो नोट्स आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो सकते हैं। एग्जाम के पहले उसके माइक्रो नोट्स बना लेना। जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, रिवीजन करोगे ही उसके 4 5 6 बार रिवीजन जब भी होगा, उसके आप माइक्रो नोट्स बनाते चलो, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हो, किसी तरह से हो, कि जब भी आप आंसर, जैसे अब एग्जाम के मोड में जब भी जाओ, और एग्जाम क्या, जब भी अगर मान लीजिए कि कोई मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो उस इंटेंट से दो कि मैं एग्जाम ही देने जा रहा हूँ, फाइनल एग्जाम ही देने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, उस प्रेशर में आप अपने जो नोट्स है उन नोट्स को आप कट डाउन करते करते उसको माइक्रो छोटे छोटे नोट्स बना लोगे आप। और जब भी एग्जाम से पहले जाओगे आप, बस आपको उसको एक बार ग्लांस करना है और आप यू आर गुड टू गो। तो मैं तो ऐसे ही करता था, मैंने अपने नोट्स बनाए, उसके भी माइक्रो बनाए, और उस माइक्रो को मैं जाने से पहले 3 4 पन्नों में माइक्रो बनाया और निकल लिया एग्जाम के। क्योंकि आप देखोगे सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप अपने नोट्स पढ़ने बैठोगे तो फिर तो हो गया। एग्जाम के एग्जाम एग्जाम के ड्यूरेशन के टाइम कह रहे हो या प्रिपरेशन के टाइम, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, वही मैंने उनकी वही क्वेश्चन को एड्रेस किया कि मोटिवेट कैसे रहना है, वही गोल क्लियर रखो। और मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपने अपने टाइम को अच्छे से पार्टीशन कर लिया ना कि आपको क्या क्या करना है, मतलब इफ यू नो कि आउट ऑफ 20 सेक्शंस विच हैव टू बी कवर्ड, आपको पता अगर है कि वो 20 सेक्शंस में मैंने 7 ही सेक्शंस किए हैं, तो 13 सेक्शंस बाकी है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर आप उस 13 से बोलोगे भाई 7वां हो गया, 8वां करते हैं, 9वां करते हैं, 10वां करते हैं, तो आप मोटिवेटेड रहोगे और अपने आप को हमेशा वापस लाओगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने अभी तक पूरा सिलेबस कवर ही नहीं किया, और उसके फिर रिविजन्स भी करने हैं साइमल्टेनियसली। तो आप वैसे अपने आप को करिए। हाँ, फेलियर्स के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, बट वही मैंने बताया, डील तो करना पड़ेगा। इमोशंस को कंट्रोल करने की तो वैसे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ वैलिड इमोशन। एक एस्पिरेंट जो है वो हमेशा ही एस्पायर करता है क्रैक करने का ही, बट अगर उसको ना मिले तो डिमोटिवेट तो होता ही। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। एंड उसके बाद मेन काम है कि आप उसके बाद उसकी सेलिब्रेशन या आप दुख मनाते मत रहो, उसके बाद आप बैठो
अपने जितने भी ग्रे एरियाज थे, जो भी आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, जहां जहां वीक हो, पॉलिटी में वीक हो, पॉलिटी में भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे पॉलिटी में ही वीक हो गया, पॉलिटी में भी कुछ सेक्शंस में वीक हो गए। मान लो फंडामेंटल राइट ही समझ में नहीं आ रहा, मान लेते फंडामेंटल बहुत समझ में आता है, जैसे डीपीएसपी मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मैंने एक चीज रखा था कि रिवीजन भी जब मैं करूंगा 1 घंटे का, डीपीएसपी मेरा 15-20 मिनट तो लेगा ही, क्योंकि वो मेरे हिले हुए हैं। अगर तो मैं उस पर दूंगा, मतलब जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि इस तरह से आप करो। एशियंट में भी ऐसे ही होगा। अगर मुगल आर्किटेक्चर आपको लगता है कि नहीं, आपको अच्छा नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा, अशोका और इन समय तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप मुगल को ही टाइम दोगे। अब हर टाइम वही चीजें रिपीट गलती नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच अलार्म्ड कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हो और तैयारी कैसे कर रहे हो। और कोई झारखंड सेक्शन का, झारखंड सेक्शन का मैंने बोला एक तो हो गया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए जो झारखंड में है वो उनके बजट ये है, आपका इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का बजट इकोनॉमिक्स के लिए तो ये है। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा उससे आएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट दोज मटेरियल फ्रॉम दैट। तो इकोनॉमिक्स तो वहां से डन है। जहां तक बात आई आपकी इन सेक्शंस की, जैसे मान लो ज्योग्राफी हो गया आपका, लैंड से रिलेटेड हो गया, इन सब पे तो कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल, आप वहां से देख लो। कुछ कुछ अच्छे टॉपर्स ने भी अपने नोट्स डाल रखे हैं, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। जैसे एक बुक है, मैं बुक का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, CNT-SPT एक्ट के लिए आप वो यूज कर सकते हो। एक अच्छे बहुत रिनाउंड सर उनका बुक है, तो आप वहां से यूज कर सकते हो। स्टैटिक के लिए जैसे जैसे स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो आप देखिए जो भी सर्चेज आप गूगल पे करोगे, आप रैंडम सर्चेज नहीं करके स्पेसिफिक टू टॉपिक सर्च करो आप कि इस पे झारखंड का क्या है, तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। यूज जेन AI अभी के समय में, विच इज चैट जीपीटी वगैरह, परप्लेक्सिटी यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, कोपायलट यूज करो, अपने नोट्स आप वहां से ही बना सकते हो। कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिजिटल नोट्स नहीं बनाना पसंद, तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। बट हाँ, एग्जाम से पहले मैंने तो अपने हैंड रिटन बना लिए थे, डिजिटल भी है मेरे पास, बट मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए थे एग्जाम के पहले, सो दैट कि बहुत आसान रहता है वो देखना पलटना, और उसके भी माइक्रो मैंने किए। हाँ, आई थिंक इकोनॉमिक्स से 1 ईयर इनफ रहता है, बट वही अपडेट तो हर, क्योंकि 1-2 साल के रखोगे तो अपडेटेड पता चलेगा कि क्या हो रहा है ये। बट हाँ, इनिशियली अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट ईयर जो करंट इकोनॉमिक सर्वे, दैट विल सफाइस। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किए थे, वो डिपेंड करता है यार कि आपका सबसे बेस्ट, आपको सबसे बेस्ट क्या पता है। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन था, आई थिंक सो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बट वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं था, दैट वाज आस्किंग समथिंग एल्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मुझे वो चीज क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ गई थी कि उसका शायद मैं बढ़िया आंसर नहीं लिख पाऊंगा, तो फिर मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं। तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा, आंसर क्वेश्चन का जो भी सिलेक्शन होगा, दैट विल ओनली बी बेसिस आपको सबसे बेस्ट क्या पता है, आप वो सिलेक्ट करो। और झारखंड का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, झारखंड के जितने क्वेश्चंस थे स्पेसिफिकली मैंने अटेम्प्ट किया। मेरे केस में तो यार, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी मेंस दिया था, मतलब मैं लास्ट टाइम भी इंटरव्यू अपीयर किया हूँ जेपीएससी का, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने वही स्ट्रेटेजी यूज की, जो मुझे सबसे ज्यादा नंबर, जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया से पता है, मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि नंबर उसी में मिलने हैं। मैं कुछ रैंडम भी अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ आपको जस्टिस करनी है, सिंपल। एनीवन एल्स? हाँ, वीडियो वगैरह का ऑनलाइन ज्यादा टाइम ना लगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यार, आई थिंक जो स्पेसिफिक यहाँ के भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले चैनल्स हैं। मैं शेयर कर दूंगा, अगर मैंने टेलीग्राम अगर बनाया नहीं है अभी तक ग्रुप, अगर हुआ तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा कहाँ कहाँ से देखना है। बट आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के बुक्स भी अवेलेबल हैं, स्टैटिक भी हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे बुक्स हैं, तो मैंने बुक से भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है। मैंने अगर किसी के नोट्स को उठाया है, तो मैंने बुक भी जो अवेलेबल है वो भी पढ़ा है, और दोनों को मिला करके जो बेस्ट ऑफ द आंसर हो सकता है, मैंने उस पर तैयारी की है। तो सिर्फ एक कोई चीज सैक्रोसैंट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे नोट्स, जैसे मेरा मानना है कि कोई भी एक नोट्स कंप्लीट नहीं होता, दो चीजों से मिक्स करके रखो तो आपका एक यूनिक आंसर बने। देखते नहीं, पढ़ता था मैं न्यूज़पेपर, वीडियोस नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज
आपके ऑलरेडी सारे कवर हो जाते हैं न्यूज़पेपर में। तो आई थिंक वहां तक उसको सीमित रखना ठीक है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल में अगर आप चलोगे तो बहुत कुछ पढ़ने को और सुनने को मिल जाएगा, और उतना टाइम है ही नहीं, समय नहीं है। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, देना है। आप न्यूज़पेपर तो वैसे भी पढ़ ही रहे हो, टाइम तो वहां दे ही रहे हो, और एक कोई बुक ले लो जो बढ़िया से आपको याद रहे, जो भी। किसमें? एक बुक रखिए ना, सोर्स आपका अगर फिक्स है तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने सोर्स बदलने शुरू कर दिए, जैसे मान लो कि आज आपने एक बुक ए पढ़ना शुरू किया, 15-20 पेज पढ़े, बोले कि यार मजा नहीं आ रहा, दूसरा बुक देख लेते हैं, शायद हो सकता है बुक बी से आपने बोला ठीक है, फिर 25-30 पेज पढ़ लिए, फिर ऐसे नहीं। एक बुक में जब भी उसकी कंपाइलेशन आएगी तो कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी बुक निकाले वो कंप्लीट कवरेज देता है किसी भी चीज का। तो स्टिक टू योर सोर्सेज शुड बी फिक्स्ड, और आपको उस पर विश्वास रखना, अपने ऊपर भी और उस सोर्स के ऊपर भी। अगर आप भटके वहां से तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, भाई डिस्ट्रैक्शन है। मेरे हिसाब से तो वही डिस्ट्रैक्शन, कि आज के दिन इस इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हैं, उस दिन दूसरे इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हैं। एक ही पढ़ो, सारे बुक्स अच्छे हैं, सारे मटेरियल अच्छे हैं, लेकिन आपको अपना डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में आता है। सिंपल। सर आप बीटेक करने के बाद तैयारी के पहले से करना है? नहीं, बीटेक तैयारी वैसे बेसिकली क्या था कि मैं जब वहाँ कॉलेज में भी था तो मेरी आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं तैयारी नहीं करता था, बुक्स खरीद रखे थे, बट मैं प्रिपरेशन जो मोड होता है वो मैंने पोस्ट अपना ग्रेजुएशन के बाद, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया डे 1 से। अब ब्रीफ पीरियड में, हाँ, ब्रीफ पीरियड में 2-3 साल के मैंने जॉब क्विट भी किया था, सो दैट कि मैं उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाऊँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा था। बट ठीक है, उसके बाद जब मैंने देखा कि आई कैन डू इट विद जॉब, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन किया, एंड अगेन आई वाज कंटिन्यूइंग माय स्टडीज। हाँ, सिलेबस को एनालाइज करने के लिए, हाँ मैंने वही बताया आपको। सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस खोलो, ठीक है, जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लगता है आप वो उठाओ, उस बढ़िया सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले तो आपको आदत लगानी पड़ेगी कि कौन सा बढ़िया, मेरे को सिलेबस कैसे पढ़नी है। उसके लिए आप सबसे बढ़िया अपना सब्जेक्ट चूज करो, उस सब्जेक्ट में सिलसिलेवार तरीके से अब आप देख लो कि कितने सेक्शन है। मानो 4 सेक्शन है उस सिलेबस में, पहला सेक्शन उठाया, उसको ब्रेक डाउन किया, उसमें 4-5 पॉइंटर्स होंगे न्यूमेरिकल्स में। पहला सेक्शन उठाया, उसमें मान लेते 5 टॉपिक होंगे, उस 5 टॉपिक पे अपने नोट्स बना या अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। मैंने तो नोट्स बनाए थे, इसलिए मैं अपनी बता सकता हूँ। वैसे वैसे करके आपको अपना पूरा कंप्लीट करते चलना है। कंप्लीट कर लोगे, नोट्स इज रेडी, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी, कितना आप पढ़ के उसको, कितना उसको आप यूटिलाइज करते चले जा रहे हो। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ के उसका एक टेस्ट भी देते चलना है, क्योंकि कभी भी पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं होगी किसी की भी। 100% तो कोई भी नहीं कर सकते कि हाँ मैं बहुत ही 100% तैयार हुआ एग्जाम देने के लिए। वो हमेशा ही एवरी टाइम यू आर इन अ प्रिपरेशन मोड होती। हाँ प्लीज, हाँ कभी और बुक कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बताइए। जिनका ग्रेजुएशन फाइनल होने में और नया पढ़ने का स्टेप क्या है? स्ट्रैटेजी सेम ही रहती है, ऐसा कुछ अलग नहीं है स्ट्रैटेजी में। अगर आप अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि इट्स गुड, आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी से आपको लगना है, 4 साल है, अच्छा खासा टाइम है, आप स्ट्रैटेजी वही यूज करो। सिलेबस को उठाओ, सिलेबस को अच्छे से ब्रेक डाउन करो, उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सिलेबस अगर एक बार याद रहा तो जो भी मटेरियल आप पढ़ते चलोगे उसको आप लिंक करते चलोगे, उससे क्वेश्चंस आएंगे सिलेबस से। कहीं भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। जेपीएससी तो मैंने नहीं देखा। हाँ प्लीज। पढ़ते पढ़ते इंजॉय बेसिकली क्या है ना, कि आपको जो सबसे अच्छा समझने वाले हैं वो है आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, ठीक है, तो उनसे बातचीत करनी, उनके साथ कभी हैंग आउट कर लिया। ऐसा नहीं कि हैंग आउट नहीं कर सकते, घूमने चले गए कहीं, ठीक। बट वही है कि आपको वो डिसाइड होना चाहिए, घूमना भी है तो पूरी तरह से नहीं कि घूम ही रहे हैं बस। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने घूमा था कुछ दिन पहले, तो अब मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और जहां तक बात है एंटरटेनमेंट की, डे टू डे लाइफ में भी आप अपने, अगर आपको मूवीज देखना पसंद है मूवीज देख लो, ठीक है, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है क्रिकेट खेल लो। यू हैव टू बी हेल्दी ऑल्सो, ये भी है।